सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मुझे देखने के लिए मेरे रिश्ते वाले आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे यकीन था इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम में लड़के वालों को फ़ोन करके माफ़ी मांग ली थी। ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि आखिर मेरी दादी मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने देती थी। मुझे उनके प्यार पर किसी तरह का कोई शक नहीं था, क्योंकि मम्मी की मृत्यु के बाद दादी ही थी जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया था। मेरी दोस्त थी और मैं अपने दुख सुख की बातें भी कर लिया करती थी। वह मेरी माँ थी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं कभी दादी पर शक नहीं कर पाई थी। इस हकीकत के बावजूद भी मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता होने नहीं देंगी, क्योंकि शायद उन्हें अकेलापन से डर लगता है, जबकि उस भरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उनको समझती हो, अपना सारा टाइम उनको देती हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हंस दिया करती थी और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि तुम समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं करना चाहती है, वह मेरे लिए कोई बहुत ही खास लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब भी मेरी दादी रिश्ते से मना कर दिया करती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। क्या मेरी दोस्त ठीक कहती थी? पापा शाम में घर आए तो अपनी माँ से इतनी सारी बात कर रहे थे। आज जो लोग हमारी सूफिया को देखने आए थे वह कैसे लगे आपको? दादी कहने लगी, अरे दफ़ा मारो उनको, न जाने कहाँ से उठकर आ गए थे। वह बिल्कुल कंगले थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं दूंगी। मैंने महसूस किया था पापा के माथे पर बल पड़ गए थे। वे बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने शब्द को ध्यान में रखकर बोले, मम्मी आपको याद है ना, सूफिया पूरे 24 बरस की हो गई है। अब उसके लिए रिश्ते आते हैं, 1 साल बीत गया तो लोग हमारे घर आना भी छोड़ देंगे। फिर आप उसके लिए कहाँ से रिश्ता ढूंढोगी? दादी गुस्से से बोली, मैं सूफिया की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उससे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है वसीम, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसकी शादी वहीं करूंगी जहां मेरा दिल मानेगा। मैं उससे तुम्हारे तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। पापा बोले, मम्मी अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा? दादी बड़े आराम से बोली कि फिर क्या, मैं अपनी बेटी को घर बिठाए रखूंगी, उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने साथ रख लूँगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी दादी दोस्तों की बातें बिल्कुल सही थी। दादी मेरी शादी करना ही नहीं चाहती थी ताकि वह अकेली ना रह जाएं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्या मैं उम्र भर यूं ही बैठी रह जाऊंगी? जब मेरी सारी हम उम्र लड़कियां शादी करके चली जाएंगी। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवारों को घूरने लगी थी। आज मुझे मम्मी बहुत याद आई थी। काश वह मुझे छोड़कर ना गई होती तो आज मुझे ये तो ना सहना पड़ता। खैर, इस बात को अब 3 महीने बीत चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, सूफिया तुम तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने नामे सिर हिला दिया और बोली, नहीं जाती, मुझे तैयार नहीं होना। आप कौन सा लड़के वाले को पसंद करती हैं जो मैं बिना वजह तैयार होकर बैठ जाऊं? मुझे पता है कि आपने इस बार भी मना ही करना है। मेरी बात सुनकर दादी ने मुस्कुरा दिया। वह कहने लगी थी, हो सकता है ये लोग बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत लाओ। मैं चुप कर गई थी। मुझे यकीन था इस बार भी दादी मना कर देंगी, मगर फिर भी उनकी खुशी के खातिर मैं तैयार होकर उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक आदमी भी आया था। वह दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थीं। कहने लगी, हमें तो सूफिया बहुत ही अच्छी लगी है। एक तो जल्दी से अपने पर्स में से 2000 का नोट निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं इस तरह के जल्दीबाजी पर बौखला कर रह गई थी। मैंने दादी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मुझे वह पैसे रख लेने का इशारा किया था। मैं वह पैसे थाम कर किचन में आ गई थी। मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। क्या दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया था? मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर दादी पर अभी भी यकीन नहीं हो सकता था। वह किसी भी पल अपना फैसला बदल सकती थी। खैर, वह लोग वापस चले गए थे। पापा जब शाम के टाइम काम से घर आ गए तो दादी ने उन्हें गले से लगा लिया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो वसीम, मैंने सूफिया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा था, फिर कहने लगे, अच्छा मम्मी, ये तो बताइए उन लोगों में ऐसी भी क्या बात थी जो आपको भा गई?
दादी कहने लगी, वे लोग हमारे शहर के नवाब हैं। पापा के चेहरे की रंगत बदल गई थी, उनकी आंखों में आंसू उभर आए थे और बेयकीन से बोले, मम्मी मगर ये सब। दादी ने पापा के लबों पर हाथ रख दिया। वह कहने लगी, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आ जाएगा और देख लो मेरी ही सुनी गई। पापा ने नाम में सिर हिला दिया था और बोले, नहीं मम्मी, मैं हरगिज़ अपनी बेटी की शादी नवाबों में नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। उनके साथ जोड़े के रिश्ते में हमेशा खुद ही को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नवाबों के लिए नहीं पाला, केवल लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस वसीम, अब तुम चुप ही रहोगे। मैंने सूफिया का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने उसे माँ बनकर पाला है, मेरा इतना तो हक बनता ही है। पापा चुप हो गए थे, मगर उनके चेहरे से मैं महसूस कर सकती थी कि वह बिल्कुल तसल्ली में थे। मैं अब ये सोचकर हैरान हो रही थी, क्या दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए किया कि नवाब अमीर थे? मेरी दादी तो बहुत सादगी पसंद औरत थी। उन्होंने हमेशा गरीबी में जिंदगी बसर की थी, मगर लबों पर कभी भी शिकवा आने नहीं दिया था। अल्लाह का शुक्रिया अदा करती रहती थी, लेकिन उन्होंने हर वे रिश्ता ठुकरा दिया था जो जरा भी गरीब होते थे। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घर से रिश्ता आया तो उन्होंने झट से हाँ कह दी थी। रात के टाइम पापा कमरे में आए थे, मुझसे कहने लगे, सूफिया, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता कबूल किया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं बोली, पापा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वे लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कह दिया तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने शादी आप दोनों की मर्जी से ही तो करनी है। आप जहाँ कहोगे मैं सर झुकाकर कर लूँगी। पापा मुस्कुराने लगे। क्या बोले? मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घर से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूँ, उन लोगों के शान शौकत और दहेज नहीं जुटा पाऊँगा। लोगों का हमारे शहर में एक नाम है, एक मुकाम है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर ताने सुनने पड़ेंगे। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में। मैंने कंधे उचकाते हुए बोली, पापा, ये बातें आप दादी के साथ डिस्कस कीजिए। मैंने पहले ही कह दिया कि आप दोनों मुझे जहाँ कहोगे मैं वहाँ रिश्ता कर लूँगी। पापा मेरे सर पर प्यार करने लगे, कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं पता था कि दादी पापा में क्या बात हुई है और क्या नहीं। पापा अब रिश्ते के लिए मान गए थे। मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि वह दहेज के नाम पर एक सुई भी लेने के लिए तैयार नहीं है और शादी भी करना चाहते हैं। पापा को उन बातों ने ये परेशान कर दिया था कि मगर उन्होंने दादी की जिद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई थी, मुझे खूब सजाया गया था। विदाई के टाइम दादी मेरे पास आकर कान में बोली, तुमने नवाबों की हवेली में जाकर बहुत चौकन्नी रहना है, लोगों में रच बस जाना है। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखती रहना और फिर जब तुम मुझसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे वगैरह लेकर आया करना, मुझे दे दिया करना। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा था। क्या दादी इस तरह लालची बन गई थी? वह मुझसे पैसों का तकाजा कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने मकसद के लिए किया हो। मैं दिल में हजारों सवाल लेकर नवाब की हवेली में विदा होकर आ गई थी। मुझे उस बात की फिक्र थी, न जाने मेरा पति कैसा होगा। खैर, इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी और फिर एक लड़का दाखिल हो गया था। बेड पर मेरे रूबरू आकर बैठ गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो सूफिया? शादी बहुत मुबारक हो। मैंने नज़र उठाकर अपने पति की तरफ देखा था। मैं पहली नज़र में ही फिदा हो गई थी। वह बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का था और अच्छे नेचर का मालिक था। मैंने अल्लाह से शुक्रिया अदा किया था। वह कोई रिवाजी नवाबी नहीं था। मैंने सुन रखा था कि नवाब लोग बहुत ही सख्त मिजाज के होते हैं। कहने लगा, सूफिया, हमारी हवेली में तुम्हें अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी, मेरा हमसफ़र एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठनकर कमरे से बाहर आ गई थी। सब मुझ पर वारी वारी सदके जा रहे थे। ये महल लोगों से भरा पड़ा था। मुझे जो भी देखता 1000 के नोट थमा देते। मैंने अपने पति सलीम से पूछा तो कहने लगा, ये हमारा रिवाज है। नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुँह दिखाई का तोहफा देता है। वे सारे पैसों में अपने पर्स में रखती जा रही थी। तब मुझे दादी की बात याद आ गई थी। ये पैसे मुझे उनको देना था। मुझे अजीब महसूस हो रहा था कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे उन्हें कैसे दे सकती थी। अगर सलीम या उसके घर वालों ने इस पैसों के बारे में मुझसे पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब देती?
मैं इसी सोच में खोई हुई थी जब एक नौकरानी मेरे तरफ बढ़ी थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेगम साहिबा, मैं आपको क्या तोहफा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छे नसीब की दुआ दे दें। उसने हाथ उठाए और मुझे दुआ देने लगी। तभी घर की बाकी नौकरानी भी वहीं आ गई थी। सब के सब लाइन में खड़ी हो गई थी। एक ने आगे बढ़ती और मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ देती थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा था कि मुझे घर के नौकरों से कुछ लेना चाहिए या नहीं। मेरी सास ने मुझे तोहफे लेने का इशारा कर दिया था। जब वह चली गई तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तोहफा हमेशा कबूल कर लेना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि तोहफे में क्या है और दे कौन रहा है। तुमने ये तोहफा देकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उनका दिल भी बड़ा हो गया होगा। घर की मालकिन हो, हमारा तोहफा कबूल कर लिया। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी सास बाहर निकल गई थी। सबसे पहले आने वाली नौकरानी मेरे करीब होकर बोली, बेगम साहिबा, मेरा नाम लाजवंती है। मैं आज तो आपको कुछ दे नहीं पाई, लेकिन मेरा नाम याद कर लो। मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगी कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। मैंने लाजवंती का हाथ थाम लिया और बोली, आपने मुझे दुआएं दे दी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। बिना वजह खुद को परेशान मत कीजिए। मैं इतना कहकर अपने पति के साथ आगे बढ़ गई थी। उस हवेली में बहुत से लोग काम कर रहे थे। मेरे सास ससुर, उनकी 2 भाई और फिर उनकी औलादें, सब के सब मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। बहू बहू कहते नहीं थकते थे। मेरा पति भी बहुत अच्छा था। एक दिन लाजवंती सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, बेगम साहिबा, अगर आपको आपकी सास या आपके पति में से आपसे कहें कि आ जाओ तुम्हें इस हवेली का तहखाना दिखाऊं, तो उनकी बात हरगिज मत मानिएगा। उनके साथ जाने की गलती मत कीजिएगा। मैंने सवालिया नज़रों से लाजवंती की तरफ देखा था, मगर वह मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गई, वह आखिर ऐसा क्यों कहकर गई? मेरे दिल में ढेरों वसवसे जाग गए थे। मैंने सोच लिया था कि लाजवंती से पूछ कर रहूंगी तो उसने ऐसा क्यों कहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे में मेरे पति आ गए थे। वह बोले, तुम इतनी परेशान सी क्यों बैठी हो? मैंने उनसे ना में सिर हिला दिया और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि वो सलीम को पता चल सके। मुझे लाजवंती ने ऐसी कोई बात कही है। खैर, मैं सारा दिन लाजवंती से बात करने का मौका भी ढूंढती रही थी, मगर वह मुझे अकेली बिल्कुल नहीं मिली थी। कभी किचन में दूसरे नौकरों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी आंगन में घर के मालिकों के सामने सफाई वगैरह कर रही होती। रात के 10 बज चुके थे। मैं मौका तलाश कर रही थी, मगर जब नाकाम हुई तो मैंने सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मगर मैंने ये इरादा कर लिया था कि सुबह किसी हाल में भी लाजवंती को अपने कमरे में बुला लूँगी और उससे वह बात पूछूंगी कि उसने मुझसे ये बात क्यों कहा था। जब मैंने सलीम को नाश्ते के लिए कमरे में निकलते हुए देखा तो लाजवंती आंगन में ही खड़ी थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, लाजवंती, मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फ्री हो जाऊंगी तो फिर तुमसे तफसील से सफाई करवाऊंगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया था। हम सब ने बड़े खुशी के माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, सूफिया, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सब के सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने बेयकीन से अपनी सास की तरफ देखा था। वह कहने लगी, इस तरह से क्यों देख रही हो? अभी तो मैंने तुमसे ये नहीं कह दिया कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू साबित करना है। सलीम जल्दी से बोल पड़ा था। वह कहने लगा, मम्मी, मैंने दूसरी भाभियों को तो घर के काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी बीवी क्यों? सास के चेहरे पर थोड़ा तंज मुस्कुराहट फैल गई थी। वह कहने लगी, तुम्हारी भाभियाँ बहुत अच्छे अच्छे घरों से आई हैं, जबकि तुम जानते हो, अच्छी तरह से वाकिफ भी हो कि तुम्हारी बीवी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम ना हो तो बोर हो जाती हैं और फिर अपनी तारीफ के लिए घर में फूट डालना शुरू कर देती हैं। मैंने भी बड़ी बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देखा था। मुझे उनसे ऐसी बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने घर में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे और टेबल के बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी थी। मैं उस काम से फ्री हुई अपने कमरे में जाकर छुप कर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर लाजवंती भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा मुझे थमा दिया और बोली, बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मुँह दिखाई का तोहफा दूंगी। ये रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा।
अभी मैं इस तोहफा को उलट पुलट कर देख रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरी सास बड़े गुस्से वाले अंदाज में कमरे में दाखिल हुई थी। जब उसने मेरे हाथ में लाजवंती का दिया हुआ तोहफा देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी और वह लिफाफा लेकर बोली, ये पैसे मैं सदका कर दूंगी। फिर लाजवंती के तरफ देखकर पूछा, इस तोहफे में पैसे ही हैं ना? लाजवंती बेतहाशा डरी हुई थी। वह बोली थी, बेगम साहिबा पैसे ही हैं। इतनी देर में सलीम भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने फौरन मेरे पति को इशारा किया तो वह जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया था। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था, मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। अगले दिन से नौकरानी गायब हो गई थी। मेरी सास ने ये बात दोपहर के खाने के बाद बताई थी कि लाजवंती कुछ दिन की छुट्टी पर अपने माँ के गांव गई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने शक की निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा था। दिल में सोचा कि लाजवंती को भी अभी जाना था अपने गांव। मुझ पर घर के इतने सारे काम आन पड़े कि मैंने लाजवंती के इस तरह से अचानक गायब हो जाने को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थी, जबकि मुझे नौकरों के साथ किचन में काम करना पड़ता था। मुझे तो इतना काम करने की आदत ही नहीं थी। दादी ने मुझे महारानी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकवा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों कर दी जिनकी हैसियत हमसे 1000 गुना बड़ा था? अगर मेरी शादी अपने जैसे ही लोगों में हुई होती तो मुझे ये सब ना सहना पड़ता। यही बातें सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी देर में सलीम कमरे में आ गया था और मेरा उदास चेहरा देखकर गम में हो गया था और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम पर बहुत बोझ आन पड़ी है। तुम सारी सूरत हाल से नाखुश हो। मैंने मम्मी से बात की थी। वह कहने लगी कि मैं अपनी बहू को उस घर की रानी बनाकर रखूंगी। बस मुझे कुछ दिन उसकी आजमाइश करने दो। सूफिया, तुम मम्मी के इकलौते बेटे की बहू हो। तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि देख सके कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो। मैं सलीम की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुराई थी। यूं ही घर के कामों में बिजी हो गई। 2 हफ्ते बीत चुके थे और मुझे कुछ खबर भी नहीं हुई थी। एक दिन सलीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया था। वह बोला, देखो तो क्या तुम उस लड़की को पहचानती हो? ये वही लड़की है ना जिसके साथ मैंने शादी की थी? ये बिखरे हुए बाल, आंखों के इर्द गिर्द हल्के काले रंग के धब्बे, अपना क्या हाल बनाया हुआ है। मैं बोली, सलीम, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। मैं क्या करूं? सलीम बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हारा सारा टाइम मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। मैं हंस पड़ी और कहा, इस चीज़ की तुम्हें इजाज़त मिल गई है? खैर, सलीम सच में मुझे अपने साथ ले गया था। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह से खाना खिलवाया था। फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले गया था। मैं कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान पर चली गई तो सलीम बोला कि तुम इधर ही बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं कपड़े देख रही थी जब मुझे किसी ने बाजू से पकड़ लिया था। मेरे तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। जल्दी से मुड़कर देखा तो वहाँ पर नौकरानी लाजवंती खड़ी थी। मुझे बोली, किसी भी तरह वह लिफाफा खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई थी। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई। लाजवंती तो इसी शहर में थी, फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला? फिर लाजवंती बार बार मुझे क्यों बताती थी कि मेरी जान को खतरा है? जरूर हालात कुछ पेचीदा था। मैंने सोच लिया था कि वह लिफाफा हर सूरत में ढूंढ कर रहूँगी। जैसे ही सलीम जूस लेकर आया, मैंने उसे घर चलने को कह दिया। वह हैरान हुआ और बोला, पहले कपड़े तो खरीद लो, फिर चलेंगे। मैंने नहीं में सिर हिलाया और बोली, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में बहुत दर्द है। सलीम कुछ परेशान तो हुआ था, मगर उसने मेरी बात मान ली थी। मैं वापस घर आ गई। सफाई करने के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे जिस्म का जोर जोर दर्द कर रहा था। थकन से मैं चूर चूर हो गई थी, मगर हिम्मत नहीं हारी थी मैंने। और फिर आखिरकार बहुत कोशिश के बाद वह लिफाफा मुझे सास के बिस्तर के नीचे से मिला था। मैं उस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में ले आई थी। अंदर से कुंडी लगाकर जो ही मैंने लिफाफा खोला तो कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे झकझोर डाला था।
उस लिफाफे में कुछ तस्वीर भी थी, मेरे पापा और मेरे नौकरानी लाजवंती की शादी की तस्वीर। देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या लाजवंती मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया था? मैंने जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें देखना शुरू कर दी थी। उसमें निकाहनामा भी मौजूद था। निकाहनामे पर मैंने नाम देखा तो शक में आ गई थी, लाजवंती बिन्त वसीम। तो सलीम के दादा का नाम क्या था? फिर लाजवंती सलीम की बुआ थी। मैं ये सब देख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सारी चीज़ें छुपा दी और दरवाज़ा खोल दिया तो सामने सलीम खड़ा था और मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली, क्योंकि मैं तुम लोगों की हकीकत जान गई हूँ। सलीम बोला, कैसी हकीकत? मैं बोली, तुम लोगों ने अपनी बुआ लाजवंती को घर की नौकरानी बनाया हुआ है। शर्म नहीं आती क्या? सलीम फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा था। बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो सूफिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सारे सबूत सलीम के सामने रख दिए थे। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं बोली, अब जवाब दो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? सलीम बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मगर तुमसे वादा करता हूँ कि सारी हकीकत तुम्हारे सामने लाकर रहूँगा। मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि सलीम मेरे साथ था। मैंने ये सारी चीज़ें छुपा दिए थे। शाम के 7 बजे मेरे सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू आ जाओ, मैं तुम्हें तहखाना भी दिखा दूंगी। वैसे तो तुम घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो चुकी हो। मेरे दिमाग में घंटी बजने लगी थी। मैं बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और सलीम को बता दिया था कि आपकी माँ मुझे तहखाने में लेकर जा रही हैं। अगर मैं गुम हो गई तो मुझे यहीं से तलाश कर लेना। सलीम को मैसेज करके मैंने जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे दिखाने ले गई और फिर वही हुआ जिसका मुझे बहुत डर था। उसने मुझे एक कमरे की तरफ धकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं थर थर काँप रही थी। यूं ही टाइम बीतता जा रहा था। यहाँ हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बहुत देर हो गई जब किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था। मेरे रूबरू सलीम खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ हवेली में ले गए। आंगन में सब लोग जमा थे। सलीम बोला, मम्मी, मेरी बीवी नीचे तहखाने में थी, उसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि सूफिया घर के नौकर के साथ भाग गई है। आपने इस तरह झूठ क्यों बोला मुझे? मेरी सास बहुत घबरा गई थी। वह बोली, ये भागने वाली थी, मैंने बदनामी के डर से उसे बंद कर दिया। सलीम दहाड़ कर बोला, झूठ, बस झूठ। तब मेरा ससुर आगे बढ़ा था और बोला, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी को उसे तहखाने में बंद कर दो। जानते हो क्यों? ये लड़की सूफिया तुम्हारी बुआ लाजवंती की बेटी है। पापा उससे मोहब्बत करते थे। उन्होंने जायदाद का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके नाम कर दिया था। मगर पता है उसने क्या किया? एक क्लर्क के साथ भागकर शादी कर ली थी। हम उसे पकड़कर खानदान में उन्हें वापस लाना चाहते थे, मगर पापा ने मना कर दिया और बोले, अगर ऐसे खुश है तो ऐसे ही ठीक है। मैं और मेरा भाई हाथ मलते रह गए थे। मगर फिर कुछ ही साल के बाद पापा का इंतकाल हो गया तो हम लाजवंती को ज़बरदस्ती हवेली में ले आए। तब हमें पता चला कि उसकी तो एक बेटी भी है। सारी जायदाद लाजवंती ने अपने बेटी के नाम कर दी थी। 25 साल के बाद जायदाद की हकीकतन मालिक बन सकती थी। हम भाइयों को बहुत गुस्सा आया और लाजवंती को घर की नौकरानी बना दिया। फिर अब हमने तुम्हारी शादी लाजवंती की बेटी से इसलिए की थी ताकि हमें सारी जायदाद वापस मिल सके। मगर तुम्हारी मम्मी ने महसूस किया था कि लाजवंती अपनी बेटी को सारी हकीकत बता देना चाहती थी, इसलिए उसे दूसरी हवेली भिजवा दिया गया और सूफिया को तहखाने में डाल दिया गया ताकि जब वो 25 साल की हो जाएगी जायदाद अपने नाम करवा कर उसका सफाया कर दिया जाएगा। मैं तो ये सारी बातें सुनकर चकराने लगी थी, जबकि सलीम बोला, मुझे शर्म आती है आपको अपना माँ बाप कहते हुए। आप जायदाद के लालच में इस तरह अंधे कैसे हो गए थे? आपने रिश्तों का कदर ना किया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली से बाहर ले आया था। उसने दूसरी हवेली मेरी माँ को दिया और मम्मी और पापा एक साथ रहने लगे थे। पापा और मम्मी 27 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे थे। तब दादी बोली, अब समझ में आया तुम्हें कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से मना क्यों कर देती थी? क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और ये काम मेरी सूफिया ही कर सकती थी। अब दादी को ये कौन बताता कि बहू को ढूंढते ढूंढते वे अपनी पोती से हाथ धो बैठने वाली थीं। खैर, अल्लाह ने अपना करम किया। हम सब एक हो गए थे। सलीम ने अपने माँ बाप से अलग हो गया था
और अब हम एक साथ मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में।